नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम अशोक कुमार है और अपने साथ मिलकर डिस्कस कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी। तो अपने पिछली क्लास के अंदर देखा था कि संविधान को कैसे अलग अलग भागों में बांटा जा सकता है, संविधान की कौन सी अनुसूचियां हैं, किस अनुसूची के अंदर क्या किस बात का वर्णन किया गया है, ये सभी बातें अपने पिछली क्लास के अंदर चर्चा की थी। अभी अपने अगला पार्ट स्टार्ट करते हैं और अभी अपने देखते हैं संविधान की मुख्य विशेषताएं। संविधान की विशेषताएं। हालांकि मैं यहाँ पर एक चीज स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो संविधान की विशेषताओं की बात है, जो किताबों में इसके बारे में लिखा जाता है, तो वो बातें अपने तभी समझ पाते हैं जब अपने को संविधान का एक सामान्य परिचय पता होता है, जब अपने संविधान के बारे में पढ़ लेते हैं। तो वैसे तर्क के आधार पर देखा जाए तो ये जो चैप्टर है या टॉपिक है, इसको संविधान के अंत में शामिल किया जाना चाहिए अपने अध्ययन के उद्देश्य से, क्योंकि इन विशेषताओं को अलग से पढ़ने का यहाँ पर ना तो इनकी ज्यादा डिटेल दी जा सकती है, ना ही इनको छोड़ा जा सकता है। तो यहाँ पर जहाँ पर संविधान की विशेषताओं की बात है, अपने इन विशेषताओं को जब सिलेबस खत्म होगा तो अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने आप पॉइंट इसके बना सकते हैं और अच्छे से समझ पाएंगे। हालांकि किताबों में इस चैप्टर को शुरुआत में लिखा जाता है, परंतु अपने इस चैप्टर को या इस टॉपिक की अगर बात करें तो इस टॉपिक को इस सिलेबस के एंड में अच्छे से समझ पाएंगे, उस समय पर समझ पाना आसान होगा। फिर भी अपने कुछ विशेषताओं के बारे में जरूर बात करेंगे, जैसे कि संविधान के स्रोत, जहां से संविधान के अंदर अपने चीजें कॉपी की गई है, उनके अपने जरूर बात करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं संविधान की विशेषताओं की। पहली बात तो जो भारत का संविधान है वो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, ये इसकी एक विशेषता है। और यही एकमात्र विशेषता है जो अपने संविधान को बाकी दुनिया से अलग बनाती है। प्रावधानों के अंदर तो बहुत सारी चीजें अलग है, परंतु इस विशेषता के कारण भारतीय संविधान को एक अलग ही श्रेणी में रखा जाता है। इसकी तुलना दूसरे संविधानों से कर पाना जो है वह एक बार औचित्यपूर्ण बात नहीं है। अगर अपने बात करें कि इतना बड़ा संविधान क्यों है या सबसे बड़ा संविधान क्यों है अपना, तो उसके बहुत सारे कारण हैं। उदाहरण के लिए अगर अपने कारणों की बात करें तो एक कारण है भारत की विविधता। चूंकि भारत एक विविधताओं से भरा हुआ देश है, चाहे वो भौगोलिक आधार पर विविधता हो, चाहे वो समाज के अंदर विविधता हो या किसी अन्य प्रकार की विविधता हो, तो जहां पर इतनी विविधताएं होती है तो स्वाभाविक सी बात, आपका उद्देश्य यही होता है संविधान बनाने का कि आप हर वर्ग को संतुष्ट कर पाए। संतुष्ट करने का मतलब है कि कुछ आप ऐसे नियम निर्धारित करें जो सभी वर्गों को सर्वमान्य हो। तो जब आप इस प्रकार से सभी वर्गों को सर्वमान्य बनाने के लिए नियम बनाते हैं तो वह विस्तृत रूप ले लेता है, और इसी कारण से जो भारत का संविधान है वो बहुत ही बड़ा संविधान है। इसके अलावा इसका दूसरा कारण ये भी है कि जो भारत के संविधान निर्माता थे, जिन्होंने भारत का संविधान लिखा है, उन संविधान निर्माताओं के अंदर एक खासियत थी। संविधान निर्माताओं में कानून विशेषज्ञों की बहुलता। कानून विशेषज्ञों की बहुलता। तो जो भारत के संविधान निर्माता थे, खास करके जो प्रारूप समिति की जहां तक बात की जाती है, इस प्रारूप समिति के अंदर एक से बढ़कर एक कानूनज्ञ थे या विशेषज्ञ थे। जब किसी कानून विशेषज्ञ के द्वारा कोई भी दस्तावेज लिखा जाता है तो एक तो उसकी भाषा जटिल होती है। यही कारण है कि भारत के संविधान की भाषा जटिल है। सामान्यतः अगर आपके हाथ में संविधान की कॉपी दे दी जाए, प्रति दे दी जाए, तो आप उस अनुच्छेद को पढ़कर समझ नहीं पाएंगे कि क्या कहना चाहता है। तो इतनी जटिल भाषा होने के पीछे कारण यही है कि जो भारत की संविधान सभा थी, उस संविधान सभा के अंदर कानून विशेषज्ञ या अपने कह सकते हैं कि जो कानून से संबंध रखने वाले लोग हैं, जिनको अपने अधिवक्ता कह सकते हैं, उन व्यक्तियों की बहुलता थी। उन्होंने अपने अनुरूप संविधान लिखा, जिसके कारण ये जटिल हो गया। दूसरा, जो जुडिशरी या न्यायिक व्यवस्था से जुड़े हुए लोग होते हैं, इनकी एक खासियत ये होती है कि ये कहीं ना कहीं किसी भी छोटी सी चीज को बड़े विस्तृत रूप से लिखते हैं, तो उसके अलग अलग पहलुओं को है सबको शामिल करते हुए लिखने का प्रयास करते हैं। इसी कारण से अपना संविधान जो है वो बड़ा हो गया है। तो भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अब दुनिया के अंदर दो प्रकार के संविधान चलते हैं, एक लिखित संविधान और एक अलिखित संविधान।
हालांकि अलिखित संविधान नाम की कोई चीज नहीं होती है, क्योंकि जो लिखा ही नहीं गया वो संविधान कैसा। परंतु यहाँ पर अलिखित संविधान का मतलब इतना ही है कि आपने पहले से कोई किताब तैयार नहीं की है, जैसे जैसे आपको जरूरत पड़ती जा रही है आप उसके अंदर जो है अनुच्छेद जोड़ते जा रहे हैं। परंतु दूसरा तरीका जैसा कि भारत के अंदर और अमेरिका के अंदर अपनाया गया है, आपने एक किताब पहले तैयार कर ली और अब केवल उस किताब का क्रियान्वयन करना है या जरूरत के अनुसार उस किताब के अंदर बदलाव करने हैं। इसका जो अपोजिट है या इसका विपरीत है वो है ब्रिटेन के अंदर, इंग्लैंड के अंदर। इंग्लैंड का जो संविधान है उसको अपने अलिखित संविधान कहते हैं। उसका कारण यह है कि ब्रिटेन के अंदर आपको ऐसी कोई संविधान की किताब मिलेगी नहीं। वहां पर जैसे जैसे जरूरत पड़ती है वैसे वैसे संसद के द्वारा उसमें कुछ चीजें जोड़ दी जाती है और वो संविधान का रूप ले लेता है या जुडिशरी के द्वारा चीजें जोड़ दी जाती है। इसीलिए जो भारत का संविधान है वो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, इसकी एक विशेषता है। दूसरी अगर बात करें, भारत का जो संविधान है वो बहुत सारे देशों से प्रभावित है, विभिन्न देशों से प्रभावित संविधान है। चूंकि भारत के जो संविधान निर्माता थे उनको लगता था कि संविधान का उद्देश्य ये है कि वह संविधान जो है उसके अंदर इतना प्रभावी होना चाहिए कि वह वर्तमान और भविष्य दोनों की जरूरतों को पूरा कर सके। इसलिए उन्होंने दुनिया भर के संविधानों का अध्ययन किया और जहां से उनको जिस संविधान की जो बात अच्छी लगी उसको भारतीय संविधान के अंदर शामिल कर दिया। तो भारतीय संविधान निर्माताओं का उद्देश्य ये नहीं था कि कोई चीज सर्वप्रथम बनाई जाए, उनका उद्देश्य उतना ही था कि सर्वश्रेष्ठ चीज बनाई जाए, वो चाहे वो सर्वप्रथम ना हो, चाहे उसको कहीं से कॉपी किया जाए। तो जब वो सर्वश्रेष्ठ संविधान बनाने के उद्देश्य से कार्य कर रहे थे तो उन्होंने दुनिया भर के अलग अलग संविधानों में जहां पर भी जो उनको वर्णन देखने को मिला और जो उनको अच्छी बात लगी उस प्रावधान को भारतीय संविधान में शामिल कर लिया। इस कारण से भारतीय संविधान जो है वो बहुत सारे देशों का सम्मिलित रूप है। अगर अपने बात करें कि कहां से क्या लिया गया है, तो अगर भारतीय संविधान के स्रोतों की अपने बात करें तो भारतीय संविधान के अंदर कुछ चीजें जो है वो तो आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 से ली गई है, कुछ चीजें जो है वो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है और बाकी भी दुनिया के अलग अलग संविधानों से अपने बहुत सारी चीजें जो है वो ली है। अगर अपने इसकी एक सूची बनाएं कि कहां से क्या लिया गया है तो अपने जरूर बना सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर अपने देखें कि भारत सरकार अधिनियम 1935 से क्या चीजें ली गई है, अधिनियम 1935 ये बहुत ही एक तरीके से ये एक ऐसा अधिनियम था जिसके अंदर सरकार ने एक उत्तरदायी शासन स्थापित करने का प्रयास किया था। ब्रिटिश कंपनी ने, ब्रिटिश संसद ने भारत के अंदर उत्तरदायी शासन स्थापित करने का प्रयास किया था। तो एक प्रकार से एक पहला ऐसा अधिनियम था जिसमें नागरिकों को काफी अधिकार दिए गए थे या भारत के अंदर एक आंशिक रूप से लोकतांत्रिक प्रक्रिया स्थापित करने का प्रयास किया गया था। पूर्णतः लोकतंत्र तो स्थापित करना होता तो फिर उनका शासन करने का उद्देश्य क्या होता, तो वो पूर्णतः लोकतंत्र तो यहाँ स्थापित नहीं करना चाहते थे परंतु एक आंशिक लोकतंत्र यहाँ स्थापित करना चाहते थे। अगर अपने बात करें कि इस अधिनियम से अपने क्या क्या लिया है, तो एक लिया है अपने संघीय तंत्र, केंद्र की सरकार कैसे चलेगी, पूरी की पूरी जो तंत्र है अपने इसकी बात करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले स्पष्ट किया था कि संघ क्या होता है, राज्य क्या होता है, इनके बीच में क्या संबंध है, इन सभी मुद्दों के ऊपर चर्चा करेंगे अपने जैसे जैसे आगे चलेगा अपना। दूसरा इसमें जो लिया गया वो लिया गया राज्यपाल का कार्यालय, कि राज्यपाल की जरूरत है, राज्यपाल नाम का कोई पद भारत के अंदर होना चाहिए। हालांकि इसके अंदर ये नहीं बताया गया है कि राज्यपाल का चुनाव कैसे किया जाएगा, कैसे नहीं किया जाएगा। राज्यपाल पद का जो अस्तित्व है वो यहां से प्रभावित होता है। वैसे ही लिखिए न्यायपालिका। हालांकि भारत की न्यायपालिका अमेरिका से बहुत प्रभावित है और अपने देखेंगे कि जो न्यायपालिका की शक्तियां हैं वो जो है वो अमेरिका से प्रभावित है। लोक सेवा आयोग, यूपीएससी, आरपीएससी के जो प्रावधान है वो यहां से प्रभावित है और इसके साथ साथ आपातकालीन उपबंध जो हैं वो भी यहां से प्रभावित है कि आपातकाल कैसे लगाया जाएगा, किन परिस्थितियों में लगाया जाएगा, आपातकाल का क्या प्रभाव पड़ेगा। ये जो सारी बातें हैं वो भी आपको भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत देखने को मिलती है। इसके अलावा भारत सरकार अधिनियम जो है इससे
कौन सी चीजें प्रभावित हुई है, इसकी एक समुचित सूची बना पाना संभव नहीं है, क्योंकि इसके लिए पेपर में भी अपने को ध्यान रखना है कि जो अपने बाकी स्रोत अभी पढ़ेंगे, अगर कोई ऐसा बिंदु है जो आपको किसी स्रोत में नहीं मिलता है तो वो आपको भारत सरकार अधिनियम आप तुक्का लगा सकते हैं। उसका एक कारण है कि भारत सरकार अधिनियम अपने आप में एक प्रकार का मिनी संविधान था। चूंकि भारत का जो शासन है वो इसी अधिनियम के तहत चलाया गया था 1947 के पहले। जब 1947 में भारत आजाद हुआ, उसके बाद भी भारत के अंदर जो ढांचा रहा बेसिक शासन का, जो तंत्र रहा, वो यहीं से प्रभावित रहा। तो इस कारण से इस अधिनियम से प्रभावित अपने जो मुद्दे हैं उनके बारे में विस्तृत सूची बना पाना थोड़ा सा मुश्किल काम है। वैसे अगर अपने देखें ब्रिटेन के संविधान से अपने क्या क्या लिया है, तो ब्रिटेन के संविधान से अपने एक अपनी संसदीय प्रणाली ली है कि भारत के अंदर संसदीय लोकतंत्र होगा, संसदीय प्रणाली ली है, ठीक है। एक अपनी विधि का शासन लिया है, रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ अपने अनुच्छेद 14 के अंदर, रूल ऑफ लॉ का मतलब है कि एक तो का होता है, जैसे अगर आप मुगल राज के अंदर बात करो तो मुगल काल में क्या होता था कि किस आदमी को किस सजा, किस अपराध के लिए क्या सजा मिलेगी, उस समय के राजा के मूड के ऊपर निर्भर करता था। कोई नियम कानून नहीं था। हो सकता है कि एक मर्डर वाले व्यक्ति को माफ कर दिया जाए और एक मर्डर वाले व्यक्ति को फांसी पर टांग दिया जाए। वैसे ही राजा का, जैसे ही राजा बदलता था, स्वाभाविक सी बात है हर चीज के नियम कानून बदल जाते थे। कोई नियम कानून थे ही नहीं लिखित रूप से। जब नियम कानून लिखित रूप से नहीं होते हैं तो जो समाज है उसको पता नहीं होता है कि हमारे द्वारा की गई गलती की सजा हमें क्या मिलेगी। वो पूर्णतः शासक के ऊपर निर्भर करती है कि वो आपको किस गलती के लिए क्या सजा दे दे। परंतु विधि का नियम का मतलब है कि जो भी चीज होगी वो लिखित कानून के आधार पर होगी। तो आपको भी पता होता है कि आपके द्वारा उठाए गए कदमों का आपको क्या खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्या नतीजा आपको भुगतना पड़ सकता है। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता का मतलब है कि यहां पर केवल भारत के नागरिक होते हैं। राजस्थान का नागरिक, पंजाब का नागरिक ऐसा नहीं होता है। अपने ये जरूर कह सकते हैं कि मैं राजस्थान का रहने वाला हूं, परंतु अपने ये कभी भी नहीं कहते हैं कि मैं राजस्थान का नागरिक हूं। नागरिक अपने भारत के हैं। अमेरिका में इसका विपरीत होता है। अमेरिका में आपके दो राशन कार्ड बनते हैं, एक राज्य सरकार का, वहां की जो भी राज्य है, और एक केंद्र की सरकार का। भारत में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर एक ही नागरिकता होती है, भारत की नागरिकता होती है। आप किसी भी राज्य में रहे, नागरिकता केवल भारत की होगी। उसके अलावा मंत्रिमंडल एक, या मंत्रिमंडल व्यवस्था, ये भी यहीं से ली गई है। अपनी विधायी प्रक्रिया, विधायी प्रक्रिया का मतलब है कानून कैसे बनेगा, संसद कैसे चलेगी, ये सारी बातें या ये सारे प्रावधान भी कहां से प्रभावित है, ब्रिटिश के संसद से ही प्रभावित है। क्योंकि देखो अपने लिए आदर्श जब अपने बात करते थे 1947 से पहले, तो अपना आदर्श भी यही था कि हमें भी वही चाहिए जो ब्रिटेन के अंदर हो रहा है। हम भी हमारी तुलना कहां से करते थे, जो भारत के प्रतिनिधि थे, जो कांग्रेस उस समय अप्रूवा करती थी, या भारत के जो स्वतंत्रता संग्राम के अंदर मुख्य भूमिका निभाने वाले लोग थे, वो भी यही कहते थे कि हमें हमें भी वही चीजें तो जो ब्रिटेन में हो रही है। तो जब हम आजाद हो गए तो हमने भी वही चीजें अपना ली। दूसरा, स्वाभाविक सी बात है, कोई नया एक्सपेरिमेंट करने की बजाय जो एक परखी हुई चीज है उसके ऊपर विश्वास कर पाना, और अगर उसको लागू किया जाता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा, यह समझ पाना आसान होता है। इसलिए अपने बहुत सारी चीजें जो है यहाँ से प्रभावित है। जैसे कि द्विसदन, द्विसदन का मतलब है कि भारत की संसद के अंदर दो सदन है, सभा और राज्यसभा। तो यह व्यवस्था जो है वो भी ब्रिटेन से प्रभावित है। ब्रिटेन के संविधान के बाद बात आती है अमेरिका का संविधान। अमेरिका वो देश है जिसको, अमेरिका का संविधान, अमेरिका वो देश है जिसको लिखित संविधान का जनक माना जा सकता है।
वो भी वर्तमान समय के अंदर। हालांकि वैसे देखा जाए तो लोकतंत्र की व्यवस्था जो है वो उसके अंदर आदर्श अमेरिका के ही माने जाते हैं। हालांकि भारतीय लोकतंत्र के सामने अमेरिका का लोकतंत्र कमजोर है, परंतु अमेरिका एक ऐसा देश था जिसके अंदर कोई भी मूल निवासी नहीं है, सारे लोग बाहर से आकर बसे हुए हैं और अलग अलग राज्य हुआ करते थे, उन सब राज्यों ने मिलकर एक देश बना लिया, इसीलिए इसका नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका के सारे राज्यों का एक संयुक्त रूप। ठीक है, तो चूंकि यह वर्तमान समय के अंदर लोकतंत्र के आदर्श स्थापित करने वाला देश है, पूरे जो दुनिया भर के लोकतंत्र है वो इससे सीखते हैं, इसलिए भारतीय संविधान के अंदर भी अमेरिका से काफी चीजें प्रभावित रही है। अगर बात करें तो भारतीय संविधान के अंदर जो मूल अधिकार की भावना है, फंडामेंटल राइट का जो कंसेप्ट है वो यहीं से लिया गया है। मूल अधिकार के अलावा जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायपालिका की शक्ति। शक्ति का मतलब है कि न्यायपालिका संसद के किसी भी कानून को गलत ठहरा सकती है या नहीं ठहरा सकती, किन परिस्थितियों में गलत ठहराएगी, किन परिस्थितियों में गलत नहीं ठहराएगी, यह जो सिद्धांत है यह भी अमेरिका के संविधान से ही है। राष्ट्रपति तथा न्यायाधीशों पर महाभियोग, न्यायाधीशों पर महाभियोग या उनको उनके पद से हटाने की प्रक्रिया यहां से ली गई है। उसके अलावा उपराष्ट्रपति का पद यहां से लिया गया है, केवल उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है। ये नहीं कहा गया है कि जो उपराष्ट्रपति है वो भारतीय राज्यसभा सभापति होगा, वही उपराष्ट्रपति होगा, वो एक अलग प्रावधान है। परंतु उपराष्ट्रपति नाम का कोई पद होगा भारत में, ये बात कहां से प्रभावित है, ये अमेरिका से प्रभावित है। जैसे कि राज्यपाल का पद होगा, ये अपने भारत सरकार अधिनियम 1935 से प्रभावित है, और उपराष्ट्रपति का पद होगा, ये बात अपने अमेरिका के संविधान से प्रभावित है। से अगर अपने बात करें आयरलैंड के संविधान की, आयरलैंड के संविधान से अपने लिए जो मेन चीज आपको ध्यान रखनी है, और ये बहुत पेपरों के अंदर पूछी जाती है, वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिनको अपने डीपीएसपी कहते हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व या राज्य को जो निर्देश दिए, राज्य यहाँ पर जो शब्द है ये राज्य सरकार से संबंधित नहीं है, या इसको मैं अगर आसान भाषा में, हालांकि अपने इसका अर्थ समझ जाएंगे जैसे अपने आगे चलेंगे, या इसको मैं अभी याद रखने के लिए एक बार कर देता हूँ, सरकार। तो सरकार के लिए जो निर्देश है कि सरकार नीति बनाते समय किन बातों का ध्यान रखेगी, सरकार की नीति किससे प्रभावित होगी, एक आदर्श सरकार को क्या करना चाहिए, भारत के अंदर राम राज्य कैसे स्थापित किया जा सकता है, ये जो बातें हैं ये अपने कहां से ली है, ये अपने आयरलैंड से ली है। दूसरा, आयरलैंड से अपने लिया है राष्ट्रपति का निर्वाचन या चुनाव, कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, ये बात कहां से सीखी है, ये बात सीखी है आयरलैंड से। वैसे ही अपने आयरलैंड से एक बात सीखी है, वो है राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन, राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन। देखो दो चीज होती है यहां पर, एक होता है निर्वाचन और एक होता है मनोनयन। निर्वाचन का तो मतलब है कि चुनाव के माध्यम से वो चुनकर आ रहा है, उसको अपने निर्वाचन कहते हैं। निर्वाचन के अंदर चुनाव शब्द अपने आप आया हुआ है। मनोनयन का दूसरा तरीका होता है, अगर अपने उदाहरण ले तो आपका उद्देश्य है क्लास का मॉनिटर चुनना, आप अपनी क्लास का मॉनिटर चुनना चाहते हैं, तो एक तो तरीका है कि जो टीचर है वहां का, वो टीचर आपको बोल देता है कि ये जो व्यक्ति, ये जो स्टूडेंट ए है, कोई भी राम है जैसे क्लास के अंदर, कि राम कल से तुम्हारा मॉनिटर होगा। तो इसको तो अपने कहते हैं मनोनीत करना। तो मनोनीत करने के अंदर किसी भी प्रकार का चुनाव नहीं किया जाता है, किसी की सलाह नहीं जाती है। जो शक्तिशाली व्यक्ति है, अब क्लास के अंदर टीचर है, भारत के अंदर राष्ट्रपति है, या राज्य के अंदर राज्यपाल है, तो राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है, या राज्यपाल मनोनीत कर सकता है, या क्लास के अंदर टीचर मनोनीत कर सकता है। तो जो जिस व्यक्ति के पास शक्ति है वह एक
नाम सुझाव देता है कि आज से ये बंदा क्लास का मॉनिटर है, तो ये तो हुआ मनोनयन। निर्वाचन का मतलब है कि आप पहले सभी स्टूडेंट से पूछेंगे कि आप किसको मॉनिटर बनाना चाहते हैं, जिस स्टूडेंट के पक्ष में ज्यादा वोट होंगे आप उसको मॉनिटर बना देंगे, ये है निर्वाचन। तो यहाँ पर राज्यसभा का चुनाव या निर्वाचन की बात नहीं की गई है, यहाँ पर राज्यसभा के मनोनयन की बात की गई है। राज्यसभा का चुनाव जो है वो अभी बाद में अभी आएगा, और अपने देखेंगे कि वो जो है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रभावित है। दूसरी बात आती है कनाडा का संविधान। अगर आप कनाडा के संविधान की बात करो तो कनाडा के संविधान से भी अपने बहुत सारी बातें सीखी है। उदाहरण के लिए अपने कनाडा से यह सीखा है कि संघीय व्यवस्था में मजबूत केंद्र, अमेरिका के अंदर राज्य सरकारें केंद्र सरकार से भी ज्यादा शक्तिशाली होती है, परंतु भारत के अंदर विपरीत है। भारत के अंदर केंद्र को ज्यादा मजबूती प्रदान की गई है। तो अगर अपना संविधान अमेरिका से प्रभावित होता ज्यादा इस इन प्रावधानों के अंदर, तो यहाँ पर भी राज्य सरकारों को ज्यादा शक्ति प्रदान की जाती। चूंकि अपने ये प्रावधान जो है वो कनाडा से प्रभावित है, इसलिए यहाँ पर केंद्र सरकार को मजबूत बनाया गया है राज्य सरकारों की बजाय या राज्य सरकारों की तुलना में। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय का परामर्श का दायित्व, ये अनुच्छेद 143 के अंदर है भारतीय संविधान के अंदर, कि अगर राष्ट्रपति को किसी चीज के लिए सलाह चाहिए तो उच्चतम न्यायालय सलाह मांग सकता है। ये बात कनाडा से ली गई है। अब मजबूत केंद्र का मतलब यहाँ पर क्या है? मजबूत केंद्र का मतलब है राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र, राज्यपाल की नियुक्ति जो है वह केंद्र करेगा। तो ये बात भी कहां से ली गई है? ये कनाडा से ली गई है। दूसरा, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित होगी। अवशिष्ट शक्तियों का मतलब क्या होता है? अवशिष्ट शक्तियों का मतलब है कि संविधान के अंदर यह तो बता दिया गया कि कौन से विषय के ऊपर कौन सी सरकार कानून बनाएगी, कौन से विषयों के ऊपर केंद्र सरकार कानून बनाएगी, कौन से विषयों के ऊपर राज्य सरकार कानून बनाएगी। परंतु कुछ विषय ऐसे होते हैं जो स्वाभाविक सी बात है, 1947 के अंदर तो चर्चा का मुद्दा नहीं थे, परंतु वर्तमान में चर्चा का मुद्दा बन गया। उदाहरण के लिए साइबर क्राइम है, कंप्यूटर से होने वाले क्राइम है, इंटरनेट है। अब इंटरनेट 1947 में जब संविधान निर्माता संविधान का निर्माण कर रहे थे, तो उन्होंने तो कभी कल्पना नहीं की होगी कि ऐसा भी कोई विषय आएगा जिसके लिए कानून बनाने पड़ेंगे। तो परंतु आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि व्हाट्सएप पर क्या कानून लागू होगा नहीं होगा, तो ये कानून कौन बनाएगा। तो ऐसी सारी चीजें जो संविधान के अंदर वर्णित नहीं है उनको अपने कहते हैं अवशिष्ट। अवशिष्ट का मतलब है जिनके बारे में संविधान में नहीं लिखा गया है, वर्तमान परिस्थितियों के कारण वो मुद्दा जो है वो चर्चा में आ गया है। तो अगर कोई बात संविधान में नहीं लिखी गई तो उस बात के ऊपर कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार बनाएगी। ये बात कहां से ली गई है? ये बात कनाडा के संविधान से ली गई है। अगला आता है ऑस्ट्रेलिया का संविधान। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो है अपने समवर्ती सूची का सिद्धांत लिया है। समवर्ती सूची का सिद्धांत कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। साथ में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का सिद्धांत भी यहां से लिया गया है। दोनों सदन मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा, जरूरत पड़ने पर उन दोनों की संयुक्त बैठक करवाई जा सकती है। उस संयुक्त बैठक के क्या नियम होंगे, किन परिस्थितियों में वो करवाई जाएगी, ये सारी बातें भी अपने कहां से सीखी है? ये ऑस्ट्रेलिया से सीखी है। साथ में पूरे भारत में निर्बाध व्यापार की जो बात है, पूरे भारत में निर्बाध व्यापार का मतलब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि भारत के अंदर
कोई भी राज्य व्यापार के अंदर अड़चन पैदा नहीं करेगा। ये नहीं कहेगा, राजस्थान वाले ये नहीं कह सकते कि हम हमारे व्यापारियों को पंजाब से सामान नहीं खरीदने देंगे, या पंजाब वालों को यहाँ पर सामान नहीं बेचने देंगे, या पंजाब के सामान को हमारे राज्य में से नहीं गुजरने देंगे। पूरे भारत के अंदर जो व्यापार है वो निर्बाध है। हाँ, ये बात सच है कि आपको बहुत सारे नियम कानूनों के अधीन रहकर यह कार्य करना होता है। स्वाभाविक सी बात है, वो नियम कानून समाज की स्थिरता के लिए बनाए गए हैं, ताकि समाज के अंदर किसी भी प्रकार की अलग अलग वर्गों के अंदर कोई मनमुटाव ना हो, इसीलिए वो नियम बनाए गए हैं। तो उन नियमों के अधीन रहकर आपको व्यापार करना होता है, परंतु पूरे भारत के अंदर जो व्यापार है वो निर्बाध रहेगा। कोई भी राज्य व्यापार के मामले में किसी दूसरे राज्य के साथ भेदभाव नहीं करेगा। अगली बात आती है जर्मनी। तो जर्मनी तो देखो साहब, हिटलर की जर्मनी थी उस समय पर। तो अगर हिटलर की जर्मनी थी तो वहां पर जनता को अधिकार देने की बात तो की आप नहीं कर सकते। हिटलर जाना ही किस लिए जाता है? हिटलर जाना जाता है जनता के अधिकार दबाने के लिए, जनता का शोषण करने के लिए, या एक क्रूर शासन करने के लिए। इसीलिए तो अपने कहते हैं ना कि जब कोई आदमी एक प्रकार से बहुत ही कठोर नियम लागू करता है, हिटलर रूल कह देते हैं कि ये आदमी हिटलर बनना है। तो जर्मनी से अपने लिया है आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। तो आपातकाल का मौलिक अधिकारों पर क्या फर्क पड़ेगा, ये बात अपने कहां से सीखी है? ये सीखी है जर्मनी के सिद्धांत से, या जर्मनी के संविधान से। के अलावा जो है वो है सोवियत संघ। सोवियत संघ से अपने मूल कर्तव्य लिए हैं, या मौलिक कर्तव्य आप कह सकते हो इसको। मौलिक कर्तव्य जो है वो सोवियत संघ से लिए गए हैं। इसके अलावा प्रस्तावना जो है अपने संविधान की, उस प्रस्तावना में जो न्याय वर्ड प्रयोग में लिया गया है, उसका सिद्धांत भी कहां से लिया गया है? वो यूएसएसआर से लिया है। क्योंकि जब 1916 के अंदर यूएसएसआर के अंदर या रूस के अंदर क्रांति हुई, जिसको अपने रूस की क्रांति कहते हैं, उस रूस की क्रांति के दो मुख्य सिद्धांत ही यही थे। रूस की क्रांति ने वहां पर समाजवाद स्थापित किया, और समाजवाद के दो मुख्य सिद्धांत यही होते हैं। अगली बात आती है फ्रांस की। तो फ्रांस से अपने एक चीज सीखी है कि भारत गणतंत्र होगा। तो भारत की गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहां से आई है? फ्रांस से आई है। इसके अलावा जो फ्रांस जाना जाता है, वो जाना चाहता है भारत की प्रस्तावना के अंदर जो न्याय और बंधुता का सिद्धांत है, कि आप सभी नागरिकों के साथ न्याय करेंगे, सभी नागरिकों को आपस में जो है भाईचारा बढ़ावेंगे, बंधुता जिसको अपने कहते हैं। ये कहां से लिया गया है? ये आप फ्रांस से लेकर आए हैं। अगली बात आती है दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका से एक तो अपने लिए राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव या निर्वाचन। तो राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन जो है वो तो लिया है आयरलैंड से, राज्यसभा सदस्यों का चुनाव जो है वो अपने लिया है दक्षिण अफ्रीका से। वैसे ही संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो भी यहीं से ली गई है। ठीक है, तो ये भारतीय संविधान के मुख्य स्रोत हैं। अब इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन से हैं? एक तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली गई है, ये पूछा जाता है। तो मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए हैं, ये पूछा जाता है। एक जो है समवर्ती सूची कहां से ली गई है, ये पूछा जाता है। एक पूछा जाता है आपको नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं। एक आपको पूछा जाता है मूल अधिकार कहां से लिए गए हैं, और एक आपको पूछा जाता है जो भारत की संसदीय प्रणाली है वो कहां से ली गई है। और भारत के अंदर जो सदन है वो दो सदनों, जो संसद है वो दो सदनों से मिलेगा, या भारत की सभी
संविधानात्मक संरचना कहाँ से ली गई है, ये मुख्य बिंदु होते हैं। एकल नागरिकता रह गया, एकल नागरिकता, ये मुख्य बिंदु है जो आपको हर हालत में याद रखने हैं, अलग अलग पेपरों में अलग अलग समय पर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये कहानी है भारतीय संविधान की अलग अलग स्रोतों की। तो जैसा कि मैंने कहा था कि विशेषताओं के बारे में अपने इस सिलेबस के अंत के अंदर चर्चा करेंगे, तभी अपने विशेषताओं का जो मूल है वो समझ पाएंगे। तब अपने लिए विशेषताएं अलग चैप्टर नहीं रहेगा, अलग टॉपिक नहीं रहेगा। तो अपने एक बार जो है अगली क्लास के अंदर एक भारत की सामान्य शासन व्यवस्था के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे, और फिर संविधान का जो विस्तृत वर्णन है जिसके अंदर अपने प्रस्तावना से शुरू कर सभी अनुच्छेदों की बात करेंगे, वो शुरू करेंगे। विशेषताओं की जहां तक बात है, इसकी सूची अपने अंत में अपने आप बन जाएगी, अलग से अपने को उसके रटने की या पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो दोस्तों इस क्लास के लिए इतना ही। अगली क्लास में एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए। हैव ए गुड डे। थैंक यू। कीप वॉचिंग।